दोस्तों, जरा सोचो कि अंतरिक्ष में कहीं दूर, इंसानी समझ से परे, एक ऐसी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है जो लाखों साल पुरानी है। उसके लिए ह्यूमंस बस कार्बन बेस्ड वेस्ट हैं, बेकार ऑर्गेनिक मैटर जिनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, उन्हें वो अपने लिए यूज कर सकती है। और जब वो इंटेलिजेंस एक दिन अर्थ की तरफ आती है और एक रूसी रिसर्च शिप में घुस जाती है, तो उस शिप पर मौजूद हर इंसान को या तो अपने साइबॉर्ग पार्ट्स बनाने के लिए काट छांट कर यूज करती है या फिर मार देती है। और अब एक बैटर्ड टगबोट की क्रू इसी शिप पर फंस गई है। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच तूफान चारों तरफ है और एक एलियन एंटिटी उन्हें एक एक करके ढूंढ रही है। ये कहानी है वायरस की, एक ऐसी 1999 की अमेरिकन साई-फाई हॉरर फिल्म जो डार्क हॉर्स कॉमिक बुक पर बेस्ड है, जिसमें जेमी ली कर्टिस, विलियम बॉल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड ने काम किया है। और जो यह सवाल पूछती है कि अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंस आ जाए जो ह्यूमंस को सिर्फ स्पेयर पार्ट्स मानती हो, तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ड्रामेटिक और टेरिफाइंग प्रोलॉग से। साउथ पैसिफिक ओशन में है रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव, एक बेहद एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड शिप। इस शिप पर रशियन साइंटिस्ट्स और क्रू हैं जो स्पेस स्टेशन मायर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये एक रूटीन ट्रांसमिशन है, एक साइंटिफिक एक्सचेंज, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन तभी डीप स्पेस से एक मैसिव इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आता है। ये कोई ऑर्डिनरी लाइटनिंग नहीं है, ये एक अकेली एलियन एनर्जी एंटिटी है जो गैलेक्सी में ट्रैवल कर rही थी। ये एंटिटी मायर स्पेस स्टेशन से टकराती है। स्टेशन के कॉस्मोनॉट्स तुरंत मारे जाते हैं और यह एलियन इंटेलिजेंस जो प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, मायर के सिस्टम्स को हाईजैक करती है और खुद को अर्थ पर बीम कर देती है। वो एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव की इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में घुस जाती है। शिप की पूरी रशियन क्रू या तो मारी जाती है या उनके बॉडीज को हॉरिफाइंग साइबॉर्ग मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शिप ओशन में बेकाबू होकर ड्रिफ्ट करने लगती है। 7 दिन बाद पैसिफिक ओशन, एक वायलेंट टाइफून। इसी तूफान में है एक स्मॉल टगबोट जिसका नाम है सी स्टार। इस टग का कैप्टन है रॉबर्ट एवर्टन, जिसे डोनाल्ड सदरलैंड ने निभाया है। एवर्टन एक ऐसा आदमी है जो अपनी जिंदगी में पैसों की तंगी से इतना जकड़ा हुआ है कि उसकी सोच सिर्फ प्रॉफिट और सैल्वेज तक सिमट गई है। सी स्टार एक बड़ा कार्गो बार्ज टो कर रही थी जो एवर्टन का लास्ट फाइनेंशियल होप था। लेकिन इस तूफान में बार्ज डूब जाती है और एवर्टन का सारा पैसा, सारी उम्मीद उसके साथ चली जाती है। एवर्टन डेट में है, वो डेस्परेट है और उसकी यह डेस्परेशन ही बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। सी स्टार की नेविगेटर और एक्स नेवी ऑफिसर है केली फॉस्टर, जिसे जेमी ली कर्टिस ने निभाया है। किट यानी केली एक प्रैक्टिकल, शार्प और लेवल हेडेड इंसान है। वो टीम की असली बैकबोन है। वो जानती है कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। उसके साथ है इंजीनियर फॉर हायर स्टीव बेकर, जिसे विलियम बाल्डविन ने निभाया है। स्टीव एक केपेबल और रिसोर्सफुल आदमी है जिसके और किट के बीच एक अनस्पोकन टेंशन है जो इस फिल्म में एक सटल रोमांटिक अंडरकरंट बनाता है। बाकी क्रू में हैं रिचर्ड, जिसे शर्मन ऑगस्टस ने निभाया है, हिको, जिसे क्लिफ कर्टिस ने निभाया है, और स्क्वीकी, जिसे जूलियो ऑस्कर मेचसो ने निभाया है। तूफान के बीच जब सी स्टार अपनी डैमेज रिपेयर करने के लिए तूफान की आंख में शेल्टर लेती है, तो उन्हें पैसिफिक ओशियन में एक मैसिव रशियन रिसर्च वेसल ड्रिफ्ट करती हुई मिलती है। एवर्टन के आईज में डॉलर साइंस जगमगा उठते हैं। यह शिप सैल्वेज के रूल्स के हिसाब से जिसे मिले उसकी होती है। एक शिप इस साइज की वैल्यू हो सकती है $30 मिलियन। एवर्टन डिक्लेयर करता है कि वो इस शिप को क्लेम करेंगे। किट को बहुत अजीब लगता है। शिप की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, कोई रेडियो रिस्पॉन्स नहीं आ रही और वो एक डरेलिक्ट शिप की तरह दिख रही है। लेकिन एवर्टन के आगे कोई नहीं सुनता। क्रू एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव पर बोर्ड करती है। शिप के अंदर का नजारा देखकर सब हैरान और डरे हुए हैं। कहीं खून के धब्बे हैं, कुछ जगह ग्रोट्स्क मेटालिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बने हैं जो किसी मशीन और किसी जीव के बीच की कोई भयानक चीज की तरह लगते हैं।
शिप के सिस्टम्स पार्शियली एक्टिव हैं, लेकिन कंट्रोल किसी के पास नहीं है। और फिर उन्हें एक जगह मिलती है, एक रशियन साइंटिस्ट जो अभी भी जीवित है। यह है नादिया विनोग्रादोवा, जिसे जोआना पाकुला ने निभाया है। नादिया बुरी तरह ट्रॉमाटाइज्ड है, वो बेयरली बोल पा रही है। जब वो थोड़ा स्टेबल होती है तो एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सुनकर क्रू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती है कि स्पेस से एक एलियन इलेक्ट्रिसिटी आई, उसने शिप को टेक ओवर कर लिया और उसने क्रू को या तो मारना शुरू किया या उनके बॉडीज को अपने साइबॉर्ग सर्वेंट्स बनाने के लिए यूज करना शुरू किया। नाडिया कहती है कि यह एलियन एंटिटी एक वायरस की तरह है जो मशीन्स में रहती है और जो ह्यूमंस को इनऑर्गेनिक पार्ट्स मानती है, जिन्हें अपनी मशीन्स में यूज किया जा सके। नाडिया एक बात और बताती है जो सबको चिल देती है कि यह एंटिटी कंसिडर करती है कि पूरी ह्यूमन स्पीशीज वर्मिन यानी कीड़े मकोड़े है जो इस प्लैनेट पर स्पेस वेस्ट कर रही है। एवर्टन नाडिया की बात को डिसमिस करता है। उसे शिप की वैल्यू चाहिए। वो अपनी क्रू को जबरदस्ती रोकता है और तभी शिप की इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं। रोबोट्स और मशीन्स शिप के अंदर ऑटोनोमस तरीके से मूव करने लगते हैं और फिर पहला अटैक होता है। शिप का एक रशियन क्रू मेंबर जो अभी भी जीवित था, वो अचानक अटैक करता है। लेकिन यह एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। इसके बॉडी में मेटलिक इम्प्लांट्स हैं, इसकी आंखों में आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। यह हाफ ह्यूमन हाफ मशीन है। यह एलियन एंटिटी की पहली साइबॉर्ग क्रिएशन थी। इस क्रीचर से लड़ते हुए सी स्टार क्रू का एक मेंबर मारा जाता है। एवर्टन अब भी शिप छोड़ने को तैयार नहीं है। किट और स्टीव उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रीड में अंधा है। और तब सी स्टार को एक टॉर्पीडो जैसे अंडर वाटर डिवाइस से ब्लो अप कर दिया जाता है। ये वो एलियन एंटिटी थी जो नहीं चाहती थी कि कोई यहां से एस्केप करे। सी स्टार के सिंक होने के साथ एवर्टन का आखिरी फाइनेंशियल होप भी गया और साथ ही क्रू का रिटर्न का रास्ता भी। अब वो सब इस जायंट शिप पर फंसे हैं। शिप के इंजन रूम में क्रू एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी करती है। एक मैसिव रूम है जहां एलियन एंटिटी ने एक जायंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला रखा है। ह्यूमन बॉडीज के पार्ट्स, मेटल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और ऑनऑर्गेनिक टिश्यू सब मिलाकर एक ऐसी सुपर मशीन बनाई जा रही है जो किसी ने पहले नहीं देखी। यह एलियन एक ऐसा मेगा रोबोट बना रही है जो बाद में पूरी शिप और शायद पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। ये देखकर क्रू को पता चलता है कि यह सिर्फ उनकी जान का खतरा नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब एवर्टन के ग्रीड का एक और डार्क रेवलेशन आता है। उसने सीक्रेटली एलियन एंटिटी से एक डील की कोशिश की। उसने एलियन को यह ऑफर दिया कि वो उसे बाकी क्रू तक पहुंचने में मदद करेगा, बदले में एलियन उसे अलाइव रखे। लेकिन एलियन एंटिटी ने उसे एक सिंपल और ब्रूटल आंसर दिया। उसे पार्शियली साइबॉर्ग बना दिया गया। एवर्टन अब हाफ मशीन है। उसकी आंख रिप्लेस हो गई है एक कैमरा से और उसके आर्म में मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। वो अब एलियन का पपेट है। जब किट और स्टीव एवर्टन का यह हाल देखते हैं तो यह फिल्म का मोस्ट डिस्टर्बिंग मोमेंट है। एक इंसान जो ग्रीड में इतना अंधा था कि उसने अपनी ही क्रू को खतरे में डाला, उसे एलियन ने वो दिया जो उसे डिजर्व था। एग्जिस्टेंस का एक ऐसा फॉर्म जो न पूरी तरह ह्यूमन है न पूरी तरह मशीन। यह पोएटिक जस्टिस है, लेकिन बेहद डार्क फॉर्म में। अब किट और स्टीव को दो काम एक साथ करने हैं। पहला, बचे हुए क्रू को बचाना। दूसरा, उस एलियन बिल्ट सुपर मशीन को डिस्ट्रॉय करना ताकि वो एंटिटी वहां से आगे न फैले। स्टीव शिप की इंजीनियरिंग की अपनी नॉलेज यूज करता है और एक प्लान बनाता है शिप के बॉयलर रूम को ओवरलोड करके एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करने का। किट हर डेक पर एलियन साइबॉर्ग क्रीचर्स से लड़ते हुए बचे हुए लोगों को एस्केप पॉड्स की तरफ गाइड करती है। शिप के फाइनल कॉरिडोर्स में किट और स्टीव का एनकाउंटर होता है उस गोलायत मशीन से जो एलियन एंटिटी की सबसे एडवांस्ड क्रिएशन है। यह एक टावरिंग, ग्रोटेस्क और टेरिफाइंग क्रिएशन है जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और हेवी मशीनरी से बनी है। यह प्रैक्टिकली अनकिलेबल लगती है, लेकिन तभी स्टीव का बॉयलर रूम प्लान काम करता है। एक मैसिव चेन रिएक्शन शुरू होती है।
एक्सप्लोजन्स एक के बाद एक होते हैं। किट और स्टीव बमुश्किल एक एस्केप पॉड में पहुंचते हैं और शिप से दूर जाते हैं। एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव एक ह्यूज फायरबॉल में बदल जाती है। समुद्र में एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है। वो एलियन एंटिटी जो उस शिप की इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में थी, वो उस एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओशन फिर से शांत हो जाता है। किट और स्टीव उस एस्केप पॉड में फ्लोटिंग हैं, थके हुए, घायल लेकिन जीवित। एक नेवल शिप उन्हें रेस्क्यू करती है। उनके साथ नाडिया भी है जो सरवाइव कर गई। वो आगे के समुद्र को देखते हैं, एक ऐसी रिलीफ के साथ जो सिर्फ तब आती है जब तुम कुछ ऐसा फेस करके बचे हो जिसे फेस करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वायरस को जॉन ब्रूनो ने डायरेक्ट किया है, जो विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट हैं, और यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। ये चक फारर के डार्क हॉर्स कॉमिक बुक पर बेस्ड है। जेमी ली कर्टिस ने किट फॉस्टर को एक स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल और जेन्युइनली स्केयर्ड इंसान की तरह निभाया है। विलियम बॉल्डविन और डोनाल्ड सदरलैंड ने अपने अपने रोल्स में सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिल्म 15 जनवरी 1999 को थिएटर्स में रिलीज हुई। रनिंग टाइम है 99 मिनट्स। बजट था $75 मिलियन, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $30.7 मिलियन आए। जोएल मैकनीली का बैकग्राउंड स्कोर टेंस और एट्रोस्फेरिक है। डेविड एग्बी की सिनेमेटोग्राफी शिप के क्लॉस्ट्रोफोबिक और डार्क कॉरिडोर्स को इफेक्टिवली कैप्चर करती है। यह R-रेटेड फिल्म है। जेमी ली कर्टिस ने खुद बाद में इस फिल्म को अपनी वर्स्ट फिल्म कहा था, जो इसकी कल्ट स्टेटस को और आयरॉनिक बनाता है। तो दोस्तों, ये थी वायरस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर कभी कोई एलियन इंटेलिजेंस मिले और उसके लिए ह्यूमंस सिर्फ बायोलॉजिकल वेस्ट हों, तो सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो बाहर से आए, बल्कि वो ह्यूमन ग्रीड है जो खतरे के सामने भी आंखें बंद रखती है। अगली बार जब बिजली गड़गड़ाए और लाइट्स फ्लिकर करें, तो एक बार जरूर सोचना कि यह इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है या कुछ और। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।